उस दिन ये तय हो गया कि भारत में अब किसी भी संप्रदाय या धर्म का इंसान किसी की भी नुमाइंदगी कर सकता है और हम किसी भी मजहब के मानने वाले को अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं। ये एक क्रांतिकारी कदम था, पर कई सदस्य इससे भी आगे बढ़कर कमजोर, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए अलग किसी भी प्रावधान के बिल्कुल खिलाफ थे। अध्यक्ष महोदय, अगर बैकवर्ड क्लासेस को मदद और हिफाजत चाहिए तो उसके बहुत से रास्ते हैं। उनके गुणी छात्रों को वजीफे दीजिए, दूसरी आर्थिक इमदाद दीजिए, उनके लिए पढ़ाई की संस्थाएं खोलिए जिससे वो जीवन में आगे और ऊपर जा सकें। पर इस तरह बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्लासेस के नाम पर समाज को हमेशा हमेशा के लिए बांट देना एक ऐसी हिमाकत होगी जिसकी कीमत पूरे समाज और पूरे देश को अनंत काल तक चुकानी पड़ेगी और इसके नुकसान का हम अभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। कई और सदस्यों का भी यही ख्याल था। Reservation of seats today has absolutely no meaning. And especially, reservation of seats for Muslims can have absolutely no justification. After having divided the country on basis of two-nation theory with all its implications, after having provided in the Constitution fundamental rights, some of which are justiciable, after having provided in the Constitution directive principles of governance, after having provided adult suffrage in the Constitution, after having done all this, does anyone feel called upon to provide for any reservation? Long day with the Constitution, Bhimrao. Yes, after a short nap, a long night with the Constitution. आपकी मेहनत देखकर तो ईर्ष्या होती है। अब आप लोगों ने काम दिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा, फिर दिन क्या और रात क्या। भीमराव, आपसे एक बात करनी थी। जी बोलिए। आपने तो देखा ही है सभा में कितने लोग सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अब अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वालों को आरक्षण दिया गया तो आप तो जानते ही हैं फिर सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमान कोई पीछे नहीं रह जाएगा। हाँ, मगर सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमान या किसी और का मुकाबला अनुसूचित जनजातियों के साथ नहीं हो सकता। ये सारी जातियां पैसे वाली भी हैं और सोशली सिक्योर्ड भी। ठीक बात है, पर अगर एक बार आरक्षण का दरवाजा खुल गया तो देखिएगा सभी लोग अपना हक मांगेंगे और हिंदुओं के लिए सरकारी नौकरियों में जगह नहीं बचेगी, जबकि संख्या में वो सबसे ज्यादा है। आप चाहते क्या हैं? सिर्फ मैं ही नहीं, सरदार पटेल भी यही चाहते हैं कि हो सके तो संविधान में आरक्षण की बात ही हटा दी जाए। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला, चाहे आप कितना भी जोर लगा लें मुंशी जी। पर कोई रास्ता तो हो सकता है ना? हाँ, एक रास्ता है। मैं ही हट जाता हूं संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी से। अरे फिर आप लोग जैसा चाहें वैसा संविधान बना लीजिएगा। सुनिए भीमराव, भीमराव सुनिए तो। उस दिन से डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का मसौदा बनाने का काम बंद कर दिया और यह भी संदेशा भेज दिया कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी से ही नहीं, लॉ मिनिस्टर के पद से भी इस्तीफा दे देंगे। ऐसे गुणी, मेहनती और जिम्मेदार इंसान के जाने की आशंका से खलबली मच जाना लाजमी था। अब एक ही रास्ता सामने था और एक ही संकट मोचक। मुंशी जी की बातों से आप नाराज हो गए भीमराव? लेकिन वो तो आपकी बात लेकर आए थे मेरे पास, इसीलिए मैंने कहा कि मैं ही ड्राफ्टिंग कमेटी से हट जाता हूं। आप तो जानते हैं कांग्रेस क्या पूरे भारत में दूसरा और कोई है ही नहीं जो हमारे संविधान को आकार दे सके। खुद बापू भी यही कहा करते थे। लेकिन आप उनकी बात मानते कहां हैं पटेल जी? गांधी जी पिछड़ों को रिजर्वेशन देने की मेरी तजवीज से सहमत थे। पंडित नेहरू ने तो खुद पंडित होते हुए भी यह कहा कि सदियों से हिंदुओं ने निरीह अछूतों और आदिम जातियों को बेबसी, दरिद्रता और अशिक्षा में रखा।
फिर अगर हमें उन्हें सबके साथ बराबर लाना है तो हमें उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही होगा। आपकी बात सही है, पर आप तो जानते हैं कि बड़े पदों पर हम मेरिट के आधार पर ही लोगों को ले पाएंगे। तो फिर क्लर्कों की नौकरी के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना? जोखिम? मुझे तो इसमें कोई खतरा नजर नहीं आता। खतरा यह है कि अगर हमने एक विशेष वर्ग को आरक्षण दे दिया तो बाकी के लोग भी आरक्षण की मांग करेंगे और भारत भर में जातिवाद का यह जहर फैलता जाएगा। जहर तो हमने पिया है सदियों से और फिर भी हम जिंदा हैं। रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली आप लोगों ने हमारी, फिर भी हम लोग खड़े हैं। अरे एक बार हमें अपने बराबर आने का मौका तो दीजिए पटेल जी, फिर देखिए कैसे हम आगे निकल जाते हैं। और यह काम बिना आरक्षण के नहीं होगा। अगर फिर भी मेरी बातें आपको जहरीली लग रही हैं तो मैंने अपना इस्तीफा तैयार रखा है, आप खुद लेते जाइएगा। मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूं अंबेडकर जी, लेकिन मूर्ख नहीं हूं, किसान हूं। देखकर ही बता सकता हूं कि कौन सा बीज कल मुझे अच्छी फसल देगा। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर भी रहे और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए दिए गए रिजर्वेशंस भी। पर कई दूसरों ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दायरे को बढ़ाने की बात सामने रखी और समाज के उस हिस्से की बात भी की जिसे हम आज अन्य पिछड़ी जातियों या ओबीसी के नाम से जानते हैं। मद्रास जैसे प्रबुद्ध और विकसित प्रदेश में विभिन्न जातियों के ग्रुप्स बनाए गए और हर ग्रुप को अपनी आबादी के आधार पर सरकारी नौकरियों में स्थान दिया गया। यह प्रणाली बहुत ही सफल साबित हुई और इसका नतीजा यह हुआ कि मद्रास भारत की विकसित और प्रगतिशील प्रांतों में गिना जाने लगा। मगर अन्य सूबों में ऐसा कुछ नहीं हो पाया, विशेषकर सेंट्रल प्रोविंस बेरार, जहां इस सिरे से उस सिरे तक हर विभाग में एक ही जाति विशेष के 90% अफसर नियुक्त किए जाते हैं। मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि न्याय और निष्पक्षता को मद्देनजर रखकर उन लाखों करोड़ों को भी अवसर मिलना चाहिए जो फिलहाल आप लोगों से कॉम्पीट करने की स्थिति में नहीं है। केवल अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों को पिछड़ों की श्रेणी में रखना कहां तक उचित है? उनसे भी अधिक करोड़ों पिछड़े लोग हैं और इन सब के लिए ना ही कोई प्रावधान है न व्यवस्था। इसी बात को और विस्तार से रखा बिहार के श्री चंद्रिका राम ने। जनाब सदर साहब, मेरे जानते आज समाज 3 वर्गों में विभाजित है। पहले वर्ग में हिंदू समाज के वो लोग हैं जिनको हम सवर्ण कहते हैं और आखिर में वो लोग हैं जिनको डिप्रेस क्लास, अनटचेबल, शेड्यूल कास्ट या हरिजन कहते हैं। लेकिन इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जो इन दोनों के बीच में है, जिसको बैकवर्ड कहा गया है। मैं आपको केवल नमूने के लिए बिहार की बात बता दूं कि वहां इस बैकवर्ड क्लास में, जिसे सेंसस में भी कहा गया है, उस बिहार में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। उनके प्रतिनिधित्व को देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां कोई है ही नहीं सिवाय एक कम्युनिटी को छोड़कर, जिसे हम लोग अहीर कम्युनिटी कहते हैं। बैकवर्ड क्लास हरिजन क्योंकि बैकवर्ड क्लास है इसलिए हम उसको इतनी सुविधाएं देते हैं। और क्यों ना वो आर्ग्यूमेंट हम उन पर भी लागू किया जाए और उन लोगों को भी वही सुविधाएं और वही रिजर्वेशन दें। जो लोग ऐसा समझते हैं कि इस देश में बैकवर्ड नहीं है, तो उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस देश के इतिहास को, समाज की प्रगति को और आज के हालातों को आंखें मूंद कर देख रहे हैं, वो आंखें खोल कर नहीं। कई लोगों को डर था कि पिछड़ी जातियों के दायरे को बढ़ाते जाने से कहीं उन लोगों के अधिकार कम न हो जाएं जिन्हें संवैधानिक सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी।
If this happens, then I'm afraid the scheduled caste will never get a chance, as the word backward would be interpreted in such a way that the people of other caste will also claim to be backward and get the chances on the reserve post. Therefore, sir, before resuming my seat, I would request you to see that the machinery which will operate this clause should be so pure that a clear distinction should be made between the scheduled caste and the other people who come under the category of backward classes.